This is my first video for class 10th, chapter 6 life processes. तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में वन बाय वन टॉपिक लेके। तो आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, लेट्स स्टडी। बीइंग अलाइव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अलाइव? यू नो, हम सभी सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। क्या इसका मतलब अलाइव होना है? तो प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या प्लांट्स भी अलाइव है? क्या प्लांट्स में भी लाइफ है? यस, हम कहते हैं प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो प्लांट्स की मूवमेंट्स, पत्ते हिलते हैं, प्लांट में मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अलाइव, ग्रोथ होती है। और क्या इसके अलावा जो बॉडी में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, क्या वो भी एक क्राइटेरिया है अलाइव होने का? बॉडी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, तो ये भी एक क्राइटेरिया है मूवमेंट होने का। सो इवन इफ कोई स्टेशनरी है, कोई स्टिल रहता है, सोता रहता है, या एक जगह पे उगा हुआ है प्लांट जैसे, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो चल रही है ना, मॉलिक्यूल्स तो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो हो रही है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग बीइंग्स का एक करेक्टरिस्टिक है। दैट मीन्स movement of molecules is the criteria for being alive. So जो living organisms हैं उनमें ये जो molecules हैं उनकी movement is must for maintenance and repairing living organisms की life की maintenance और repair, उनके बॉडी के अंदर जो भी टूट फूट हो रही है उसकी रिपेयर होती है। ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग क्रीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बीइंग अलाइव का मतलब ही है ये, कि उनके बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयर चलती है। अब ये जो मेंटेनेंस और रिपेयर के प्रोसेसेस हैं, ये सारे प्रोसेसेस को मिला के हम कहते हैं लाइफ processes. So what are life processes? Life processes are uh, all the processes required for maintaining of life. इन सब को मिला के कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, फूड खाते हो तुम सभी, फूड जो है वो बाहर से लेना पड़ता है। फूड इज रिक्वायर्ड, जो हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाने के लिए, और फिर वो उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड and then its processing inside the body to derive energy. तो मोस्ट ऑफ द फूड जो हम लेते हैं दैट इज कार्बन सोर्सेज, और ये कार्बन तुम्हें मालूम है प्लांट्स से आता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में इस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं, और फिक्स होके वो हमारे लिए फिक्स एज फूड, वो फूड हम खाते हैं। क्लियर? इवन एनिमल्स भी उसी कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कार्बन सोर्स जो है वो ही हमारा ये है। अभी न्यूट्रिशन का सोर्स है वो अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन यानी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ये जो फूड हम खाते हैं, इस फूड का ऑक्सीजनेशन हो जाना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके जो हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी हम डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें तो क्या है कि अमीबा ने क्या किया कि सराउंडिंग मीडियम से अपने डिफ्यूजन से अपना फूड ले लिया, और डिफ्यूजन से ही वेस्ट को बाहर फेंक दिया, और डिफ्यूजन से ही अंदर ले लिया जो कुछ भी बाहर से लेना है।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो आसपास का एनवायरनमेंट जो है उस में ही अपना वेस्ट भी फेंक सकते हैं और यूजफुल चीजें भी रख सकते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हर सेल जो है वो कांटेक्ट में तो नहीं है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे फूड और उस फूड सब्सटेंसेस से बनी हुई एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे हम, जो हार्ट और इससे बना हुआ हमारा ट्रांसपोर्टर, प्लांट्स में अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम वाला। और जो वेस्ट बॉडी में बने हैं, जो बॉडी के वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर फेंकने के लिए एक सिस्टम है, लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is the process of taking nutrients from outside, and then these nutrients are used for the body, for the various biological activities of the body. Means what are nutrients? Nutrients जो हम खाते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मींस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स से हम अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सो ये सब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में काम आएंगे बाद में। तो ये सब प्रोसेस हम पढ़ेंगे अब न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन की मोड्स, ढंग, दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अभी अब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर अल्टीमेटली। सो पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं, फिर हेट्रोट्रॉफिक पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे हमने पढ़ा अभी कि फोटोसिंथेसिस है। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is the process in which the carbon dioxide of the atmosphere is fixed. फिक्स का मतलब होता है कि उसको किसी केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। कार्बन इज फिक्स्ड एज कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गैस की फॉर्म में घूम रही थी, उसको फिक्स करके उसको किसी केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? So carbon dioxide is fixed in the presence of water. वाटर की प्रेजेंस में ये 6H2O मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं तुम्हें, in the presence of water molecule and with the help of chlorophyll and sunlight. So during this process oxygen is released as a बाय प्रोडक्ट। इसका वेस्ट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। उन प्लांट के लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अगर ये ना होता तो ऑक्सीजन नहीं होती तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए प्लांट्स के पास क्या है? तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर हम अंदर से देख रहे हैं। ऊपर ये ऊपर वाले लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे एक लटके हुए से पेलिसेड टिश्यू दिख रहे हैं आप लोगों को। ये जो पेलिसेड टिश्यू है, ये पेलिसेड टिश्यू के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसके अंदर बहुत सारे थाइलेक्वाइड्स हैं। ये जो बंडल ऑफ सिक्के जैसा बंडल दिख रहा है, ये जो सिक्के जैसे सेल्स हैं ये इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। यहाँ पे ये तो इसके अंदर ये जो बिंदियां बिंदियां दिख रही हैं इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये ग्रैना है, सिक्के जैसा ढेर, ये ऐसा, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। अभी जल्दी में बना नहीं रही।
तो इनके अंदर होती हैं क्लोरोफिल्स और बहुत सारे पिगमेंट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कलर्ड सब्सटेंस। एक कलर्ड है। कलर्ड मतलब इस केस में तो ग्रीन है, और भी कई कलर के पिगमेंट्स होती हैं। जैसे गाजर में पिगमेंट है ना, कैरोटीनोइड। तो अलग और भी तरह की हैं। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर की पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल्स कई तरह की होती हैं, वो आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप कर सकती है, सनलाइट को पकड़ सकती है। तो सनलाइट जो इस ग्रैना के अंदर क्लोरोफिल है, उस सनलाइट को करती क्या है? क्योंकि सनलाइट को किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी बॉन्ड्स बना के, कुछ बॉन्ड्स बना के ये स्टोर कर लेती है। और इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल की भी ज़रूरत पड़ती है। वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन में। क्लियर? तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी और केमिकल बॉन्ड्स में वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी एटीपी बॉन्ड्स में। क्लियर? इस लाइट रिएक्शन इसको कहते हैं। ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? ग्रैना में हो रहा है। क्लियर? तो अब हमारे जो प्लांट है उसके पास सनलाइट ट्रैप हो गई है ना, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर की स्प्लिटिंग से ये जो हाइड्रोजन आयन है ये भी काम आएंगे, ये बन गए। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ इसकी रिडक्शन हुई, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो ये जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो इस वाटर मॉलिक्यूल से आया। तो कार्बन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई और ऑक्सीजन तो थी कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसकी रिडक्शन हो गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो गई, तो वो बन गई वो ग्लूकोज बन गया। ये होगा डार्क रिएक्शन। ये भी यहीं पे इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा, इसके ग्रैना के आसपास वाली जगह पे। तो ये 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होगा। तो व्हाट आर दी 3 स्टेप्स? सबसे पहला लाइट की एब्जॉर्प्शन हो गई। क्लियर? लाइट की एब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा स्टेप कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड इस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग चाहिए। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गई। तो ये 3 प्रोसेसेस तुम्हारी बुक में लिखे हुए हैं, और लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ लिया। वो फोटोसिंथेसिस मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें चाहिए थी? फोटोसिंथेसिस में चाहिए, एक तो चाहिए लाइट, दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा चाहिए क्लोरोफिल। तो तुम्हारी बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं कि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो उनको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स दिखाए हैं। तो लेट्स स्टडी दैट। तो उसको स्टडी करने से पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेस जो भी है वो स्टोमेटा से आती है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर तुमने जूनियर क्लासेस से पढ़ा हुआ है। कैसा स्ट्रक्चर है? ये दो जो राजमा के दाने जैसे किडनी शेप्ड ये 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 सेल्स जो हैं इनको क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के अंदर ये वाला जो छेद है इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमा। इसके आसपास वाला जो एरिया है वो काफी थिक बना हुआ है ऐसे। तो ये जो है ना ये फूल जाते हैं और पिचक सकते हैं। तो इसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जा सकती है और ऑक्सीजन आ सकती है। ये आसपास जो सेल देख रहे हो ये सारे एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होते हैं। ज्यादातर स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं। तो ये एक स्टोमेटल स्ट्रक्चर है। तो इसका मकसद क्या है? ये छोटे छोटे पोर्स हैं, छिद्र हैं, इसके छेद होते हैं नीचे की तरफ लीफ के। इनका मकसद ये है कि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। ठीक है? तो ये जो है ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर जाएगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा।
इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, अपने क्लासमेट्स के साथ। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइब करने से क्या है, मेरी सारी अगली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो इस चैप्टर की मैं अभी और भी वीडियोस डालूंगी तो वो सारी आपको एक जगह पे, एक बटन प्रेस करने से सारी वीडियोस एक जगह मिल जाएंगी। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पहला कि क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने अभी पढ़ा कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही काम होता है। तो इसमें एक वेरीगेटेड लीफ है, ये जो लीफ दिख रहा है तुम्हें, ये वेरीगेटेड लीफ है। सो इस वेरीगेटेड लीफ में क्या करना है आपको, वेरीगेटेड लीफ का मतलब जिसमें धब्बे होते हैं। तो धब्बे वाला लीफ आपने सेलेक्ट कर लेना है, किसी भी गार्डन से ले ला सकते हो। और उसमें क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन होता है, जो डार्क लाइट पोर्शन होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा और इसमें हो रहा है। क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे हो रहा है। ये मैं यही प्रूव करना है। पहले क्या करना है, इस लीफ को लेके इथेनॉल में बॉयल कर लेना है। ये जो दो बीकर्स दिख रहे हैं, इसमें इथेनॉल रखा हुआ है। इथेनॉल में क्या करना है, बॉयल करने से क्या होगा कि वो जो कलर है ना, वो भी चला जाएगा, बाकी का कलर। फिर इसके ऊपर क्या डालना है, आयोडीन। आयोडीन तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन करके डार्क ब्लू कलर देती है। कौन सा कलर देती है, डार्क ब्लू। तो ब्लू ब्लैक। तो अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगी। तो इस पत्तों के ऊपर जिसको आपने बॉयल कर लिया इथेनॉल में, उसका अल्कोहल से कलर चला गया, अब वो ट्रांसपेरेंट सा पत्ता दिखेगा। उसके ऊपर जैसे ही तुम आयोडीन डालोगे तो फिर वही धब्बे से दिखने शुरू हो जाएंगे। जो ये पत्ता तुम्हारी बुक में भी ऐसा दिया हुआ है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल थी वहां पे वो ग्रीन दिखे, ब्लू ब्लैक दिखेगा, और जहाँ नहीं थी वहां से फिर वो वैसा ही दिखेगा, बगैर उसके ब्लू ब्लैक कलर के। क्लियर। तो इससे प्रूव हो गया कि क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। वेरीगेटेड लीव्स में ही ये शो कर सकते हो। नहीं तो और भी तरीका है कि आप उसके पूरे पत्ते को क्लोरोफिल रिमूव कर दो, फिर उसमें आयोडीन टेस्ट करो तो भी देख सकते हो। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दो सेटअप्स मैं यहाँ पे दिखाए हैं। तुम्हारी बुक में ये वाला दिखा रखा है जिसमें एक बेल जार सा गमले के ऊपर लगा दिया। इस बेल जार के यहाँ पे KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर। इसको KOH के सोल्यूशन को यहाँ पे, KOH को यहाँ पे रख देना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इस जार के अंदर होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? इसको पड़ा रहने दो कुछ घंटों के लिए, क्योंकि जो इसके अंदर ऑलरेडी था वो उसका टेस्ट आ जाएगा नहीं तो ये कुछ घंटों के लिए जब पड़ा रहा तो इसके अंदर फिर हम टेस्ट करेंगे स्टार्च का उसी तरीके से। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। एक और सेटअप है, अगर आपके पास बेल जार नहीं है तो एक जार लेके, कोई भी फ्लास्क लेके उसके अंदर उस लीफ को डाल दो, एक प्लांट के साथ इंटैक्ट लीफ। बाकी के लीफ जो है वो मतलब लगे हुए हैं, और एक लीफ को इसके अंदर डाल दो। तो क्या होगा, जिस लीफ को इसके अंदर डाला उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो यू विल सी कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और वो स्टार्च टेस्ट नहीं देगा। इस तरीके से ब्लू ब्लैक आधा लीफ आएगा, आधा नहीं आएगा। क्लियर। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक थर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी। ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया तो, लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम कर सकते हो कि लाइट, एक लीव्स लेके उनके ऊपर कार्बन पेपर लगा दो। पेड़ के ऊपर लगे हुए ही लीफ लेना, उसके ऊपर कार्बन पेपर लगा देना। वो कार्बन पेपर लगाने से इस एरिया को लाइट नहीं मिली, तो इस एरिया को जब लाइट नहीं मिली तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इस लीफ का ये वाला एरिया। तो इसको क्या करना है कि फिर उसी तरीके से इथेनॉल में बॉयल करना है और उसके बाद उसके ऊपर क्या डालना है, आयोडीन डालनी है।
आयोडीन डालने से क्या होगा कि वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। जो पोर्शन फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो ब्लू ब्लैक होगा, और जो नहीं कर रहा है वो वाइट रहेगा, इस तरीके से। सो ये जो तीनों सेटअप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, ये आपको प्रूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों जरूरी है। तो अगले उसमें हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे होगी, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब भी करो, बटन नीचे दिया हुआ है वीडियो के नीचे, इसको दबा लो ताकि आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाए। थैंक यू।